जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सारे लोग? सब बढ़िया, मस्त, मजेदार, मजे में एकदम। पोपट हो गया था, है ना, मोय मोय हो गया था स्टार्टिंग में ही। लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है आज का अपना एजेंडा क्या है, आज का अपना डिस्कशन क्या है। तो आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में अंतर समझेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आज अपना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आज एमसीक्यू भी होगा, ठीक है। ठीक है, पता है जब भी आपसे पूछा जाएगा कुछ भी उतना ज्यादा एंड डिसेंट्रलाइज करना, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंपली बोले तो भारापर्ण और विकेंद्रीकरण में अंतर, है ना। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और एमसीक्यूज, ठीक है। और एमसीक्यूज आज हम लोग करने वाले हैं। डन, आ जाओ। तो देखो सिंपल है बहुत, कुछ भी उतना ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट यहां से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक बारी आप लोग देख लो सब, ठीक है, कि क्या है। आधार आपको भी पता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको आधार लिखना होगा, है ना। ये नहीं भी दोगे चलेगा, लेकिन ये तो आपको देना है, ठीक है। तो किन किन आधार पे, कौन कौन से बेसिस पे हमने इनको अलग बनाया है। सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे, अर्थ के आधार पे, नेचर प्रकृति के आधार पे, है ना, नेचर के बेसिस पे। फिर आगे देखोगे तो फिर स्कोप कार्य क्षेत्र पे, सुटेबिलिटी पे कि किस जगह पे ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल के अलग अलग स्तर पे किसके पास कितना अधिकार होगा। और फ्रीडम ऑफ एक्शन, किसके पास काम करने का ज्यादा छूट है। और स्टेटस स्थिति, है ना। और ड्यूरेशन ऑफ अथॉरिटी कि किसके पास कब तक पावर रहेगी, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मेन मेन पॉइंटर्स में हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है। आओ स्टार्ट करें ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। गेट करता है नीचे वाले को, है डेलीगेशन, है ना। डेलीगेशन में मैंने क्या बोला था कि सर जो सीनियर होता है ना, ठीक है, जो सीनियर जो सुपीरियर होता है ना, वो अपने पावर्स को डेलीगेट करता है, नीचे वाले को थोड़े टाइम के लिए दे देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग बोला जा रहा है। तो यहां क्या है देखो, रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वरिष्ठ से अधीनस्थ को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया है, सिंपली, ठीक है ना। सर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देखो यहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर देता है ना, यानी कि अधिकारी अधीनस्थ को शक्तियां देता है। लेकिन यहां पे सर, यहां पे अलग अलग स्तर पे शक्तियां दी जाती हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पे पावर दिए जाते हैं। आपको यही अंतर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां क्या है, प्रबंधन के सभी स्तरों पर अधिकारों के व्यवस्थित, क्या कह रहा है, अधिकारों के व्यवस्थित वितरण की प्रक्रिया है। क्लियर हो गई बात, ये वाली पॉइंट। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, आप बाद में क्वेश्चन आंसर देते है क्या याद करने के लिए एग्जाम टाइम। हाँ बाबू बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। आप क्यों टेंशन लेते हो, आप क्यों ही टेंशन लेते हो, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या है डेलीगेशन करना क्या है सर, डेलीगेशन करना कंपलसरी है। मतलब समझो मेरी बात समझो, ठीक है। सर अगर अपना पावर सुपीरियर, ठीक है, अधिकारी अगर अपना अधिकार अधीनस्थ को नहीं देगा तो यह संभव नहीं है ना कि वो सारे काम खुद कर पाए। ये संभव है क्या, तो नहीं। तो ये करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। यानी कि कंपलसरी बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द वर्क अलोन, यानी कि ये अनिवार्य है क्योंकि कोई भी अकेला इंसान सारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यह अनिवार्य है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है सर ये, तो सर ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है सर, विकेंद्रीकरण ऐच्छिक है, ठीक है। तो ये सर ऑप्शनल है, ठीक है, डिपेंड करता है अपन डिस्क्रेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि वैकल्पिक है, उच्च प्रबंधन के विवेक पर निर्भर करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहेंगे तभी वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, है ना। मतलब अगर उच्च अधिकारी चाहेंगे कि हम अपने जूनियर्स को, अपने कर्मचारियों को कुछ शक्तियां दें निर्णय लेने की, तभी वो करेंगे, वरना अगर उनका नहीं मन होगा तो वो आपको कोई शक्तियां नहीं देंगे, ठीक है। देखो आज फिर मेरा बर्थडे मना रही हैं लोग, आ जाओ। तीसरा आता है स्कोप, ठीक है। स्कोप मतलब सर ये किसको किसको इन्वॉल्व करता है, समझना मेरी बात। सर यहां पे मुझे बताओ सारे लोग, यहां पर डेलीगेशन में जो है, डेलीगेशन में है, ठीक है, भारापर्ण में
कौन किसको अधिकार दे रहा होता है, कौन किसको अथॉरिटी देता है, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में सारे लोग। भाई इसका आंसर चाहिए, ज्यादा बकैती नहीं इस चीज पे। क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो जवाब दो, ठीक है ना। बाकी सारे आंसर गलत हैं अभी। बढ़िया प्रियांशु, ठीक है, ओके। गधेड़े लोग, एक प्रियांशु का आंसर सही है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला था सुपीरियर देता है सबॉर्डिनेट को, प्रिया का आंसर सही है, प्रियांशु प्रिया, और एक और बच्चा ने सही जवाब दिया, रोहित ने भी सही जवाब दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। टॉप टू लो तो उसका फ्लो है ना गधे, तुम लोग आंसर तुमने गलत नहीं दिया, बट क्वेश्चन कुछ था, तुमने आंसर कुछ कर दिया, ठीक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देता है पावर, ठीक है, अधिकारी अधीनस्थ को शक्तियां देता है, ठीक है। तो इसमें केवल अधिकारी और अधीनस्थ ही आते हैं और कोई नहीं। लेकिन सर यहाँ पे तो आप अलग अलग स्तर पे पावर देते हो, अलग अलग लेवल्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना, तो इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस सुपीरियर और सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब अधिकारी और अधीनस्थ होने के वजह से इसका जो है कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है, और यहाँ पे विभिन्न स्तरों पे अधिकारों का वितरण करा जाता है, इसीलिए इसका व्यापक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो सर स्कोप इसका लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सुपीरियर एंड हिज और हर इमीडिएट सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें केवल वरिष्ठ और इसका तत्काल अधीनस्थ शामिल होता है, ठीक है। तो क्या है सर, इसका स्कोप वाइड है, वाइड एज अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें सभी स्तर तक अधिकारी का वितरण होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सुटेबिलिटी, कि सर ये दोनों डेलीगेशन कौन सी कंपनी में होगा, है ना, कैसी कंपनी में सूट करेगा, कैसी कंपनी के लिए बढ़िया है, कहां पे इसका यूज करना है, और इसका इस्तेमाल कहां पे करना है। तो सर इसका इस्तेमाल जो है छोटी मोटी कंपनियों में भी हो जाता है ना, संस्था अगर छोटी सी होगी इतनी सी तब भी तुम इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन सर इसका इस्तेमाल केवल और केवल बड़ी कंपनी में होता है। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी ना तभी, ठीक है, जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तभी आप डिसेंट्रलाइज के तरफ जाते हो, ठीक है। तो ये क्या, सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो छोटे आकार की संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये सुटेबल है फॉर लार्ज साइज, यानी कि बड़ी कंपनियों के लिए, तो बड़े आकार की संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, है ना, तो विभिन्न स्तर पर जो शक्तियां दी जाती हैं उसकी बात करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या होता है सर, डेलीगेशन में क्या होता है, ज्यादा पावर टॉप लेवल अपने ही पास रखता है, बहुत थोड़ी सी अथॉरिटी नीचे की तरफ देता है ना, मतलब जो सुपीरियर होता है ना, जो अधिकारी होता है ना, ज्यादा शक्तियां अपने ही पास रखता है, बहुत थोड़ा सा अधिकार जो है अपने अधीनस्थों को देता है, ठीक है। लेकिन इसमें सर अथॉरिटी पूरा ही दिया जाता है, इसमें थोड़ा बहुत नहीं, इसमें पूरा दिया जाता है और अलग अलग स्तरों पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम अथॉरिटी रिमेन्स विथ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, वाइल लिमिटेड अथॉरिटी इज गिवन टू मिडल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो अधिकांश अधिकार उच्च प्रबंधन के पास, ठीक है, उच्च प्रबंधन के पास रहते हैं तथा अधीनस्थों को सीमित अधिकार दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे क्या होगा, अथॉरिटी जो है सिस्टमेटिकली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है डिफरेंट लेवल पे, तो अधिकार सभी स्तरों पर व्यवस्थित रूप से विभाजित किए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे डाउट्स देख लेता हूं, कोई डाउट, ठीक है। जहां बकायदा सही बैच चल रहा है ना, गलती से दूसरा बैच तो नहीं लगा दिया मैंने, अच्छा हाँ, नहीं सही बैच चल रहा, बकैती जहां हो रही वहां बिहार बोर्ड वाला ही बैच हो सकता है, ठीक है, जहां बकैतियां हो रही हो वहां बिहार बोर्ड वाला ही बैच हो सकता है, ठीक है। फ्रीडम मिलता है, बिकुछ होता है, मतलब और होता है, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य की स्वतंत्रता, मतलब काम करने का छूट ज्यादा कहां पे होता है, डेलीगेशन में होता है या डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, मतलब भारापर्ण में होता है या फिर विकेंद्रीकरण में होता है, ठीक है, किस में होता है बताओ। तो सर ज्यादा काम करने का छूट ना इधर होता है, क्योंकि आपको ज्यादा पावर दे दिया जाता है ना, यहां पे उतना नहीं होता। तो देखो, सबऑर्डिनेट एंजॉय लेस फ्रीडम, उनको बहुत कम फ्रीडम मिलता है, बिकॉज वर्क अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ देयर सुपीरियर, ठीक है।
तो भाई वो बहुत कम उनको छूट मिलती है, क्योंकि उन पे नजर रखा जा रहा होता है हर टाइम, ठीक है। तो अधीनस्थों को कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वे वरिष्ठ की निकट निगरानी में कार्य करते हैं। और सर यहाँ पे पावर देके छोड़ दिया जाता है कि अब आप ही संभालोगे, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो मैनेजर्स एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम बिकॉज दे आर नॉट अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ देयर सुपीरियर। तो प्रबंधकों को अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वे वरिष्ठों की निकट निगरानी में नहीं होते, ठीक है। अब आ रहा 2 लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब क्या है स्टेटस, ठीक है, कि सर स्टेटस क्या है, मतलब यहाँ पे तो पावर शेयर किया जाता है अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट से, है ना। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को पावर देता है, अधिकारी अपने अधीनस्थ को अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विभिन्न स्तर पे, तो वही बात घुमा फिरा के बोल रहा है। तो देखो, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्क विथ सबॉर्डिनेट, तो कार्य बांटने की प्रक्रिया है अधीनस्थों से। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाई टॉप मैनेजमेंट, यानी कि नीतिगत निर्णय का परिणाम है। इसको टॉप लेवल मैनेजर, उच्च स्तर प्रबंधक निर्णय लेते हैं कि भाई हम अधिकार का वितरण करेंगे, ठीक है। और लास्ट, सर ड्यूरेशन ऑफ अथॉरिटी, कब तक आपके पास पावर रहेगी, है ना। तो डेलीगेशन में याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया कि आप, तो आपके पावर को वापस भी लिया जाता है ना। अगर आप काम बढ़िया से नहीं करोगे तो आपके अधिकार को वापस लेके दूसरे को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे टेम्पररी है ना, ग्रांटेड टेम्पररीली टू एकम्प्लिश डिजाइंड टास्क, यानी कि अस्थायी रूप से दिए जाते हैं। जो अधिकार होते हैं ना, वो आपको बहुत अस्थायी रूप से दिए जाते हैं, आपके पास हमेशा के लिए अथॉरिटी नहीं है। अगर आप काम आपने सही से नहीं किया तो आपसे अथॉरिटी ले भी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहां क्या है, अथॉरिटी इज ग्रांटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस, अधिकार स्थायी रूप से दिए जाते हैं। भाई अब आपको पावर दे दिया, क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई है, तो आप हैंडल करिए, ठीक है। तो यहाँ परमानेंटली आपको पावर दे दिया जाएगा। यहाँ अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे तो आपसे पावर ले भी लिया जाता है, ठीक है। तो टेम्पररी होता है और वहां परमानेंटली होता है। क्लियर है बात, बता दीजिए। अब एमसीक्यू पे जाएंगे, क्योंकि ठीक है। और मैं खुद तो मैं, ठीक ना, बातचीत करना, मजाक मस्ती करना बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास के बीच में नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पोल का रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए। देखो, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी जान तुम्हारे खुद के हाथों में है, ठीक है। तुम्हारी जान अब तुम्हारे खुद के हाथों में है, बचा सकते हो तो बचा लो। बहुत फटा, चलो बताओ, बहुत आसान है, मैंने आपको कहा भी था पढ़ाने के टाइम पे इसका आंसर, ठीक है। फटाफट से बताइए, ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, संगठन में कुल कितनी प्रक्रिया है। ठीक है, 75 डन। तो सर यहाँ पे क्या होगा, 4, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में कुल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। 75 पेन था, आगे बढ़ते हैं, डन। अरे यार, टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं, डन। अब क्या आ रहा है, अरे यार ये लो पेन नहीं यूज करना है, दूसरा यूज कर लेता हूं, ठीक है। की स्थापना कौन करता है, चलो। इन एन इंटरप्राइज, ठीक है, एक कंपनी में, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, बताइए। अरे ये क्वेश्चन तो अपना था, ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका है, शायद पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन डाल दिया इसमें। बताइए फटाफट से, इंटरप्राइज को स्टैब्लिश कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, उच्चतम प्रबंध, मध्यम, निम्न या संचालक मंडल। गलत के जवाब दीजिए, जाएगा 2 का ए हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट, है ना। अब जितने लोग डी बोल रहे थे तो गधेड़ो इसी के अंडर में तो आता है। संचालक मंडल उच्च प्रबंधक के अंतर्गत ही तो आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी के अंडर में आता है ना। तुम लोग डी कैसे बोल रहे थे, देखो ये होता है, बकैती करोगे ना, ठीक है, बकैती करोगे ना तो इवेंट्स, बिजनेस पर, और करो, सिंपल से क्वेश्चन में अटक गए। चलो तीसरा क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू दैट एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट।
दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी कि गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? अब इसका आंसर मैं तुमसे मांगूंगा तो तुम गलती करोगे, है ना, तो मुझे पता है कि तुम सही कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं कि सर ये स्टेटमेंट जो है पीटर एफ ड्रकर का था। इनका पूरा नाम पीटर एफ ड्रकर है, ठीक है, पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नजर से, ठीक है। चलिए अब आ रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसिप्लिन नहीं होता है? नो डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का पालन नहीं होता है। कहां अनुशासन का पालन नहीं होता है बताइए? विभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक, फंक्शनल, फॉर्मल, औपचारिक या इनफॉर्मल? जल्दी बताइए फटाफट से, हो जाए। फॉर्मल में जो है कोई डिसिप्लिन नहीं, ठीक है, इनफॉर्मल, ओके सही है। तो सर इनफॉर्मल में जो है कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, ठीक है, इनफॉर्मल में डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं किया जाता है सर। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मुक्त प्रवाह होता है संचार का, ठीक है। आगे अगला प्रश्न आता है, बताओ कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेवरेटिज्म नहीं होता? देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। पक्षपात मतलब कि हम इसका साइड ले रहे हैं ना, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जो है, ठीक है, जहां पे किसी का भी पक्षपात साइड नहीं लिया जाता? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, डिविजनल में, फंक्शनल में, औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय, क्रियात्मक? सर फेवरेटिज्म कहां नहीं होता है? तो सर फेवरेटिज्म जो है फॉर्मल में नहीं होता है ना। औपचारिक संगठन में कोई भी पक्षपात नहीं होता, ठीक है, कोई भी पक्षपात नहीं होता है। हाँ, मिस्टेक सरस, नो इमोशन आर गिवन इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन, डैश डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? मर्जी, है ना, उनकी इच्छा। विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कौन सा संगठन कर्मचारियों की स्वेच्छा, उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल या डिविजनल? तो कौन सा संगठन कर्मचारी के अपनी इच्छा से बन जाता है बताइए? ये मैंने आपको बोला भी था कि बाबू इस पे एमसीक्यू पूछता है, तो इसमें गलती तो नहीं होना चाहिए तुमसे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस बहुत करवा दूंगा, और जो डीपीपी क्विज वगैरह मिलती हैं तो उनको भी अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर ये जो है इनफॉर्मल में, ठीक है, इंप्लॉइज अपनी मर्जी से ये वाला संगठन बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे सी हो जाएगा, डन, बहुत बढ़िया, 75%, ठीक है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर, अच्छा क्वेश्चन, बताओ यहाँ पे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार कैसे होते हैं बताइए? डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब बांटे हुए होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक के पास होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं, किसी के पास होते ही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? सर ये सारा एमसीक्यू अच्छे से आ जाएंगे तो एग्जाम में मेरा एमसीक्यू कर पाएंगे, कहीं और से नहीं आएगा ना। बाबू देखो, अब मैं क्वेश्चन तो नहीं बनाता ना, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैं तो नहीं तैयार करता हूं जो मैं तुमको गारंटी दे दूं, लेकिन 90% गारंटी मैं तुमको देता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। नहीं है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं ना। नहीं 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 नहीं, सही बताओ, सही बताओ, फंसो मत। बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं। तो सूरज भारद्वाज सर सी के जगह डी लग गया, लेकिन सही लगा है ना, तो इसका सही जवाब नन ऑफ दीज होगा। सूरज भारद्वाज आपने गलती से सही कर दिया, ठीक है, आपने गलती से सही जवाब दे दिया। चलो, तो आपको पहले ही बोला था यहाँ पे कोई अथॉरिटी होती ही नहीं है, कोई अथॉरिटी। भाई दोस्तों में कौन सी अथॉरिटी होगी? मैंने चिल्ला चिल्ला के यही बात कही थी ना कि दोस्तों में कौन सी अथॉरिटी होगी भाई? अगर मेरे 4 दोस्त बैठे हैं तो वहां पे मेरा क्या ही पावर है कि नहीं? तो यहां पे तो अथॉरिटी होती ही नहीं है। अनौपचारिक संगठन में दिशा का कोई अधिकार ही नहीं होता, ठीक है। अब बताओ डेलीगेशन किसका किया जा सकता है, यानी कि अधिकार अंतरण, है ना, या फिर भारापर्ण किसका किया जा सकता है? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नहीं नहीं बाबू, रति होगा ही नहीं, ये नहीं होगा।
उस टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती है, ठीक है, किसी के पास नहीं, तो वहां पे नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो सर डेलीगेशन किसका हो सकता है? सर डेलीगेशन अथॉरिटी का हो सकता है ना, भारापन हम लोग अधिकार का ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये हाल है, बोल रहे हैं 10% सी, बोल रहा हूं उससे खतरनाक किया है, सही बताओ। उसमें किया तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, उत्तरदायित्व किसका होता है बताओ। उसमें किया तो इसमें तुमसे क्या ही उम्मीद रखूं, बताओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सबॉर्डिनेट, ऑफिसर या दोनों की? अब ये भी कहा, कल भी बोला था ये बात पढ़ाते टाइम, अधिकारी की अधीनस्थ की, है ना। यहाँ पे शब्द चेंज कर दिया है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को ऑफिसर लिखा है, ठीक है। और मैंने ये शायद आपको कल भी बोला था ये बात पढ़ाते टाइम, आपको एग्जाम में ऑफिसर ही मिलेगा, ठीक है, सुपीरियर नहीं मिलेगा, एग्जाम में ऑफिसर ही देता है। मुझे मालूम था ये, मुझे ये मालूम था, मुझे इसमें मुझे मालूम था तुमसे इसमें सही की उम्मीद रखी नहीं जा सकती थी, ठीक है। मुझे मालूम था ये, मुझे ये मालूम था, मैं इसमें तुमसे सही की उम्मीद रख ही नहीं रहा था, मालूम था ये स्थिति आएगी, ठीक है। मात्र 10 लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। भाई पहले ही बोला था ना, किसी भी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अल्टीमेटली सुपीरियर पर ही होती है। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट ये कह के नहीं बच सकते हो कि मैंने तो काम उसको दिया था उसने नहीं किया, पूछा तो तुमसे ही जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की होगी, ठीक है, ये चीज। और एक बात, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बहुत अधूरा डिजाइन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने, या फिर जो भी बोलो, ठीक है, बहुत अधूरा डिजाइन किया है। तो भाई ये क्वेश्चन भी आधा है, लेकिन फिर भी आधा से भी निकलो तो सही आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आपका बी होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सुपीरियर की ही होती है। उस दिन भी बताया था बार बार, कल भी ये पॉइंट आया था अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कल भी आया था, है ना। कितने बेशरम हो भाई, क्लास अभी के अभी बंद, टाइम मजाक मस्ती नहीं करने। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। बताओ कैसे अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है? दैनिक कार्य का, रूटीन वर्क का, नेसेसरी वर्क का, ऑर्डिनरी वर्क का, या फिर इजी वर्क का? कैसे काम को आप लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हो? नहीं तृप्ति, आंसर उसका सबॉर्डिनेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसका आंसर ऑफिसर ही होगा, सुपीरियर ही होगा। किताब ने बहुत सारे आंसर गलती कर रखे हैं, तुमको मैं बताता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताता। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता था पहले, ठीक है। अभी इसके ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, इसके ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया है। तो भाई अथॉरिटी जो है नेसेसरी वर्क का आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, आवश्यक कार्य का आप जो है दूसरे को, जो जरूरी काम है वो दूसरे को कैसे दे देंगे, है ना। अब इसमें पता है पहले नेसेसरी वर्क की जगह होता था सीक्रेट वर्क, ठीक है। पहले इसकी जगह जो है सीक्रेट वर्क दिया जाता था ऑप्शन में, ठीक है। अब इस ऑप्शन को चेंज कर दिया है, पहले सीक्रेट वर्क होता था। तो हो सकता है एग्जाम में नेसेसरी वर्क के जगह आपको सीक्रेट वर्क ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आवश्यक कार्य के जगह आपको जो है गोपनीय कार्य देखने को मिल जाए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो, अब एक बात बताता हूं। जैसे जब तुम एग्जाम के टाइम पर, ठीक है, आपको मैं एक चीज बता रहा, एसबीपीडी की किताब, अरे यार, एसबीपीडी की बुक्स आती हैं, ठीक है। अरे भाई, एसबीपीडी की बुक्स आती हैं और एक गेस्ट पेपर भी आता है जिसको लोग मॉडल पेपर बोलते हैं, ठीक है।
किताबें आती हैं, ओके, बुक्स, और एक एंड के टाइम पे, अभी नहीं आता है ये चीज, एंड के टाइम पे आता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स में ये मॉडल पेपर बहुत फेमस होता है। जैसे सीबीएसई में सैंपल पेपर होता था ना, वैसे ये मॉडल पेपर होता है, ठीक है। ये मॉडल पेपर वो नहीं, एक मॉडल पेपर होता है जो बिहार बोर्ड ऑफिशियली खुद देती है। ये पब्लिकेशन, एसबीपीडी पब्लिकेशन इसको निकालती है, ठीक है। अब इन दोनों में आधे से ज्यादा आंसर, ठीक है, आधे से ज्यादा आंसर आपको बुक में तो फिर भी मानो ना तो तुम्हारा 10 से 20% आंसर गलत है, ठीक है। बुक में 10 से 20% आंसर गलत है, इसमें तो तुमको जो है 60% आंसर गलत मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर में 60% आंसर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने इसमें स्पेशली इसमें ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ एमसीक्यू में गलत कर रखा है, इन्होंने क्लियर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी गलत आंसर्स भर रखे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इन्होंने गलत आंसर भर रखे हैं। ये हो गया एक, ठीक है। और चलता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और चलता है क्वेश्चन बैंक, जो तुम लोग क्वेश्चन बैंक रटते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक चलता है बिहार बोर्ड में, लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बहुत सारे पब्लिकेशंस का होता है, बता दे रहा हूं, ठीक है, सीधी बात जो है, बहुत सारा होता है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, मतलब उतने तो नाम मुझे भी याद नहीं। जैसे कि मान के चलो एक चलता है तुम्हारा वही एसबीपीडी का, नहीं एसबीपीडी जाने ही दो, उसकी तो ऊपर हम बेइज्जती कर दी, गोल्डन, ठीक है, एक गोल्डन का चलता है, एक टारगेट का चलता है, ठीक है, एक A1 का चलता है, और एक तुम्हारा जो है ब्रिलियंट, ठीक है। लेकिन ब्रिलियंट आपके लिए नहीं है, ब्रिलियंट जो है साइंस वालों के लिए होता है, ठीक है। कॉमर्स के लिए ब्रिलियंट को उतना बढ़िया नहीं माना जाता है, तो इसको तो तुम ना ही बोलो तो बढ़िया, इसको काट ही लेते हैं, ठीक है। इसमें गलतियां भी हालांकि कम होती हैं थोड़ी, लेकिन भाई इसमें जो है इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में जो है गलतियां भर के होती हैं, ठीक है। तो समझिए 70% गलतियां होती हैं। तो बिहार बोर्ड जब भी ये चीजें आप खरीदोगे बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इनको अंधा पालन मत करना, बहुत सारी गलतियां भरी होती हैं, बहुत सारी गलतियां, ठीक है। इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, देखा है मैंने अपने एग्जाम के टाइम भी देखा था, बहुत क्लियर गलती होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो किताब में दिया है, जो मॉडल पेपर में आंसर दिया वो एग्जैक्टली सही है, होता है मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। किताब में तो मिसप्रिंट मान लिया कि चलो मिसप्रिंट है, तुम देखोगे ना तो एसबीपीडी की जब भी नई एडिशन, ठीक है, जब भी न्यू एडिशन की बुक आती है ना, तो वो हमेशा गलती सुधार देते हैं। पिछले बार जो पिछले वाली एडिशन में जो गलती कर रखा था वो नई वाली एडिशन में वो लोग हटा देते हैं। तो इसमें तो गलतियां सुधर जाती, इसमें वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग जैसे मेल कर देते हैं, ठीक है, मैंने तो अभी तक मेल नहीं किया पर्सनली, कभी नहीं, मुझे लगता ही नहीं है जरूरत, भाई क्या ही मैं उनको मेल करूं बेवजह, सही करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो मतलब मेल करते होंगे, मुझे नहीं पता कौन करता नहीं करता, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने अभी तक मेल नहीं किया। तो वो मेल आईडी तुम देखना किताब के स्टार्टिंग में हमेशा ना वो लोग लिख के रखते हैं कि अगर आपको कहीं भी कुछ गलतियां मिले तो आप इस वाले ईमेल आईडी पर भेज दो, है ना, कि यहाँ पे मिस्टेक है हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये हो जाता है, इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि किताब में अगर आंसर आपको जो दिया है तो वही सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। अब देखो, अब कहीं कहीं होता है, ठीक है, ये हो गया, ये अलग बात। एक और बात बता देता हूं, एक और बात, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा रेगुलर क्लास में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब कुछ आंसर जो होता है ना BSEB, ठीक है, कुछ आंसर BSEB गलत ही चेक करती है, गलत ही चेक करती है। मतलब जैसे अब दिन को अगर बिहार बोर्ड दिन को रात बोल रही है तो तुमको रात बोलना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर उसने बोल दिया, ठीक है, अगर बिहार बोर्ड ने बोल दिया, मान के चलो, ठीक है, बिहार बोर्ड ने बोल दिया कि सर यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो तुमको यही सही करना पड़ेगा। मतलब सर ये कैसे पता चलेगा? तो बिहार बोर्ड हमेशा आंसर की देती है, ठीक है, बिहार बोर्ड जो है हमेशा आंसर की रिलीज करती है, ठीक है। कहां था वो स्लाइड, ये रहा। तो BSEB जो है हमेशा ना आंसर की, ठीक है, आंसर की होता, हर एग्जाम के बाद वो लोग आंसर की देते हैं, ऑफिशियल वाला, ठीक है, जिसमें पता चलता है कि बिहार बोर्ड ऑफिशियली इसी चीज को सही करती है, ठीक है। तो ये चीज, तो मेरा जो आंसर होगा वो हमेशा बिहार बोर्ड के आंसर की से वेरीफाइड होगा। मतलब जो तुमको आंसर बोलूंगा वो आंसर की से वेरीफाइड होगा। अब कहीं कहीं, अरे हट भाई, कहीं कहीं मान लो
बिहार बोर्ड ने गलती चेक किया होगा तो वो मैं तुमको गलत ही बोलूंगा कि भाई इसको तुम गलत ही टिक लगाना, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अपने हिसाब से सही लगा दोगे, मैं अपने हिसाब से सही बता दूंगा, लेकिन बिहार बोर्ड के मशीन में जाएगा, क्योंकि ओएमआर होता है, ओएमआर मशीन में से चेक होता है। अब सिस्टम में डाला हुआ है कि वही वाला सही है, तो वो तुम्हारे आंसर को गलत ही करेगा, तो तुमको गलत से ही सही मार्क्स लेने हैं। ठीक है सर, बिहार बोर्ड क्यों नहीं सुधारती? बिहार बोर्ड आलसी बोर्ड है, इसीलिए नहीं सुधारती। ठीक है, एक तो तुमको इतने आसान से पास कर दे रही है, 100 में से 50 एमसीक्यू ले लो, एकदम हलवा रसगुल्ला ले जाओ भाई, पास हो जाओ। पास तो तुमको कर दिया एमसीक्यू में, जो नहीं भी पढ़ने वाले खींच तीर के 30-40 ले आते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो तुमको पास कर रही, तो अब तुमको उससे और ज्यादा क्या ही उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज, तो इसके लिए तुम भी बिहार बोर्ड को गालियां नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम भी इसका फायदा उठाते हो, तुम भी खुश होते हो, अरे वाह 50 एमसीक्यू मजा आ जाएगा। ठीक है, तो तुम भी गालियां नहीं दे सकते हो, मैं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पैटर्न बिल्कुल नहीं पसंद है तो पढ़ाना पड़ता है और क्या। ठीक है, तो ये चीज बता दिया कि किताब में जरूरी नहीं कि सारे आंसर सही ही हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार डाउट में कुछ तो नहीं आया ना, सबॉर्डिनेट ना, ये वाले एक्सपैंड, प्रबंध अपना विस्तार, आगे अब कह रहा है मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, मैनेजमेंट खुद को कैसे बढ़ाती है, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, प्रबंध अपना विस्तार खुद कैसे करती है। ठीक है, प्रबंध का स्वतः विस्तार खुद से कैसे होता है, डेलीगेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन से, सेंट्रलाइजेशन से, या सभी से। तो अब इजी कर देता हूं, एटलीस्ट सेंट्रलाइजेशन से तो कोई भी एक्सपैंड नहीं होता, केंद्रीकरण से तो कुछ नहीं होगा। अब बाकी में कंफ्यूज हो जाओ, अब मैंने एक हटा दिया तो डी भी नहीं होगा, अब तुम फंसोगे ए और सी में, है ना। बताओ फिर। ए होगा। ठीक है, देखो अभी है, सही है आंसर, फिर फंस रहे आधे लोग। ठीक है, फिर फंस रहे आधे लोग। चलो ओके, तो ए होगा। ठीक है, देखो अभी जस्ट बोला ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अंतर भी पढ़ाया। ठीक है, फिर भी ये गलतियां। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रल डेलीगेशन से क्या होता है सर, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को पावर दिया। ठीक है, इसके बाद जब कंपनी बड़ी होती है तब हम लोग इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग इसी से होती है, तो स्टार्टिंग जो है हमेशा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने आधा अधूरा स्टेटमेंट दे दिया और बोला सही आंसर दो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ही बहुत आधा है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, बस लो भाई आधा क्वेश्चन दे दिए और बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ डैश टू हिज सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो अधिकार का भारापर्ण का आशय है अधीनस्थों को डैश भारापर्ण। ठीक है, तो बताइए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका, अकाउंटेबिलिटी, वर्क ऑफ वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। मतलब अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो आपको उसके साथ क्या देना पड़ेगा, अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हो तो अधिकार के साथ क्या और जरूरी है, बताइए। यानी कि सर आप अगर काम दे रहे हो तो काम से, कार्य से संबंधित अधिकार भी दो आप उसको। ठीक है, अब क्या रहा है, एक बड़ी कंपनी में, इन ए लार्ज इंटरप्राइज, डेलीगेशन क्या है बताओ, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण होता है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट किया है तुमने, बड़े कंपनी में, है ना, बड़े आकार वाली कंपनी में भारापर्ण स्वैच्छिक मर्जी से होता है या आवश्यक, नेसेसरी है, कंपलसरी अनिवार्य है, या इनमें से कोई भी। अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन तुमने किया है, जी पढ़े हो, थोड़ी देर पहले पढ़े हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश तुमको, तुमको शाबाश। कंपलसरी होगा, इसका मतलब इसीलिए बोलता हूं ना कि क्लास के बीच में बकैतियां ना करो, इसीलिए कहता हूं ना क्लास के बीच में बकैतियां ना करो। बी और सी में डिफरेंस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग होते हैं इसमें कंफ्यूज। ठीक है, नेसेसरी का मतलब होता है ना कि देखो डेलीगेशन होना चाहिए। ठीक है ना, डेलीगेशन होना चाहिए, होगा तो बढ़िया है, ऐसा मतलब होगा तो बढ़िया, नहीं भी है तो कोई बात नहीं।
ठीक है ना, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी बोलता है कि भाई जरूरी है, लेकिन नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपलसरी बोलता है कि होना ही चाहिए, नहीं करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, नहीं करोगे तो दिक्कत है, बस ये चीज। यानी कि आवश्यक का मतलब कि वो जरूरी है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अनिवार्य बोलता है कि भाई होना ही चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अब तुम गधेड़ों को एक बार दिखाता हूं कि देखो, ये होता है बकैती करने का नतीजा। ठीक है, लो पढ़ो ये वाला एक पर लाइन, लो ये पढ़ो। हाँ, रौनक सेन कह रहा है लेकिन बी होगा, लो भाई लो, बी होगा ना, लो लो सामने दे दिया, आपके पास यही किताब खरीदी है। और वो तो तुमको भी दिखा दिया ना भाई, वो तो डिफरेंस में क्लियरली बोल रहा है कि भाई कंपलसरी है। अब अगर वो आंसर दे रहा है नेसेसरी तो फिर समझ जाओ। ठीक है, आपको तो अभी दिखाया ना सामने, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा, मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया कि लो भाई वहां खुद लिखा है, किताब ने खुद लिख रखा है कि कंपलसरी है ना, किताब ने खुद लिख रखा है कि कंपलसरी है। चलो आगे, नेक्स्ट कह रहा है फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू बी effective it is essential that responsibility is accompanied with necessary। बिल्कुल, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ क्या होना जरूरी है, मतलब एक अच्छा डेलीगेशन के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, उसके साथ क्या जरूरी है देना, मेरे ने जो भी नाम दी उसके साथ क्या जरूरी है। सर जो मैंने एसवीपीडी बुक लिया न्यू, उसमें क्या लिखा, ऊपर चल गया। तो सर अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ साथ आपको नेसेसरी अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी, वरना काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपने उत्तरदायित्व दिया है तो अधिकार भी तो देना जरूरी है ना, वरना काम कैसे होगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन का जवाब सही से देना, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे लिए हार्ड ही होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए हार्ड ही होगा, उतना आसान आसान नहीं जवाब दे रही है, कहां से दोगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो संगठन संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स, मानव तथा भौतिक संसाधन में समन्वय सुनिश्चित करना। एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सुचारू संप्रेषण प्रवाह सुनिश्चित करना। स्पेसिफाइज रिलेशन बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, कि व्यक्ति कार्य संसाधनों में संबंध को लिखित करना। या एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, नियंत्रण के लिए मानकों का निर्धारण। बताओ इसमें गारंटी गलती करोगे, मुझे पता है। ठीक है, हाँ पता है मुझे, गारंटी है, मैंने बोला ना, गारंटी गलती करोगे तुम लोग इसमें, मुझे अच्छे से पता है ये बात। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। ठीक है, सोच के भी तुम लोग कमेंट में सही बता सकते हो, पोल से भी एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, सोच के भी तुम लोग कमेंट में सही बता सकते हो। दे दिया, लो ना अब, लेकिन सही जवाब देना एटलीस्ट। इसलिए मैंने जानबूझ के एक भी ऑप्शन नहीं काटा है। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता था, यानी कि संगठन संरचना क्या होता था। सर ऐसा इस तरीके से उसको तैयार किया गया है कि सारी चीजें सही से हो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब वैसा फ्रेमवर्क जहां काम सिस्टमेटिक हो। अब अगर काम सिस्टमेटिक कैसे होगा, सर सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन होगा तो काम सिस्टमेटिकली होगा, मतलब कार्य सुचारू रूप से चलेगा अगर सब कुछ व्यवस्थित हुआ तो। ठीक है, सभी में कम्युनिकेशन बढ़िया से हो रहा, सब लोग को आपस में पता है क्या करना है नहीं करना है, और अगर कम्युनिकेशन बातचीत बढ़िया से होगी तभी तो समन्वय होगा। तो जो यहाँ पे आप लोग कह रहे थे आप हो गए गलत,
ठीक है। और एक बात, एसबीपीडी किताब ने इसी को सही दिया है और ये भी गलत है एसबीपीडी किताब के हिसाब से, ठीक है। तो किताब के लोग, मैं आपको बता दिया कि भाई ये वाला गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मतलब सुचारू संप्रेषण होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया से बना होता है तो कम्युनिकेशन बढ़िया से होता है ना, सीधी बात। अब सर यहाँ पे तो लोगों को पता होता है ना क्या उनका काम है, ये सारी चीजें है कि नहीं। तो स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स, तो लोगों को ये पता है कि मेरा क्या काम है, मुझे कौन से रिसोर्सेज पे अधिकार है। तो सर इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, सर नियंत्रण के लिए मानक का निर्धारण नियोजन में होता है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग आप प्लानिंग में पढ़ा था, जाके देख लेना एक बार। प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग करते हैं। तो स्टैंडर्ड हम लोग सेट प्लानिंग में करते हैं ना कि ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज नोन एज, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारापरण का वह तत्व जो सौंपे गए कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए एक अधीनस्थ के दायित्व से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि जो काम उसको मिला वो काम वो बेहतरीन तरीके से करे। तो इसमें वो कौन सा एलिमेंट का बात कर रहा है, कौन से तत्व की बात कर रहा है। मतलब बोल रहा है कि एक सबऑर्डिनेट को ऑब्लिगेशन है कि वो अपने असाइंड टास्क को अच्छे तरीके से करे, अधिकारी अपने कार्य को बढ़िया से करे, है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है, अथॉरिटी, प्राधिकरण, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, केंद्रीकरण, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां क्या हो जाएगा सर, यहां तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंप्लॉइज की जिम्मेदारी होती है जो काम उसको मिला है वो बढ़िया से करे, है ना। तो उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द टाइप, ध्यान देना, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, देखो क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन के बेसिस पे सेम तरीके के काम का एक ग्रुप बना दिया, टू फॉर्म डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बनाने के लिए। तो संगठनात्मक संरचना का वह प्रकार है जिसमें समान प्रकृति की नौकरियों को कार्यों के आधार पर एक साथ समूहीकृत करके विभाग बनाए जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल या ग्रुप्ड स्ट्रक्चर, अनौपचारिक संगठन, प्रभागीय संगठन, अनौपचारिक संरचना या फिर सामूहिकीकृत। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो सर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या था, फंक्शनल स्ट्रक्चर। कार्य के आधार पे किसका निर्माण होता है, कार्यात्मक संरचना का, ठीक है। ये तो आसान था, वहां से देख के चोरी करके बता दोगे कार्य के आधार पे, अच्छा कार्य के आधार पे कार्यात्मक, ठीक है। इतने अच्छे बच्चे हैं ना, कुछ पढ़ते नहीं है लेकिन जवाब तो बिल्कुल गलती देते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये बोल रहा है द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट बनाने का मकसद क्या था भाईजान, संगठन की प्रक्रिया में विभागीयकरण का उद्देश्य क्या है, मतलब डिपार्टमेंट क्यों बनाए जाते हैं बताओ। जो चेंजेस हो रहा है उसको अडेप्ट करने के लिए, बदलाव के साथ चलने के लिए, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन की लोगों में विशिष्टीकरण आए, इसीलिए टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, कि कंपनी बढ़िया से चले, उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना हो, टू हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। हो गया, तो लोग एक ही काम को कर, बिल्कुल सर। चलिए, तो सर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि स्पेशलाइजेशन है ना, लोग एक ही काम को करेंगे, डिपार्टमेंट काम के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लोग एक ही काम को करते करते उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे, ठीक है। ओके, देख लो ये रिजल्ट है। वैसे स्नेहा राज कहीं दिख क्यों नहीं रही, इसको जरा लीडर बोर्ड पे ढूंढने दो। तो रिया कुमारी, ये लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्वेश्चन। अब क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स
फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाई मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई है? पागल है क्या? फ्यूल यहां डाल दिया, हद पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि प्रबंधन के संगठन कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या बताता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब लीड टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, की नौकरियों के व्यवस्थित आवंटन की ओर और विशेषज्ञता की सुविधा देता है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी की कुछ भी होने से बचाएगा, है ना, अनिश्चितताओं को। सर ये तो प्लानिंग में होता है, ये तो होने वाला नहीं है। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल, आपको अच्छे इंप्लॉयज मिलते हैं, उसमें मदद करता है सक्षम कर्मचारियों की प्राप्ति में। या जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। सिंपल आंसर है यार, एकदम आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बताओ। स्नेहा राज नहीं दिखी ना, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, क्यों? ठीक है, समझना है तुमको। रोज रैशनली मतलब समझ में आता है ना? रैशनली, रैशनली मतलब नॉर्मली, अच्छे से, है ना। तो लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब, नौकरियों के व्यवस्थित आवंटन की ओर और विशेषज्ञता की सुविधा देता है। ठीक है, ओके। तो अगर स्नेहा थी तो चली क्यों गई? क्लास पूरा करने के लिए आती है ना, कि आधे क्लास को छोड़ने के लिए? बताओ। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड, जवाबदेही पूरा सौंप सकते हो। अकाउंटेबिलिटी फ्लो करता है डाउनवर्ड, वाह। जवाबदेही नीचे की ओर, मतलब टॉप लेवल इसको जवाब देगा, वाह वाह। जवाबदेही नीचे की ओर बहती है। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, यानी कि जवाबदेही का तात्पर्य सौंपे गए कार्य के अंतिम परिणाम के उत्तरदायित्व से है, कि काम क्यों नहीं हुआ जो काम आपको दिए थे। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑर्डर हिज सबॉर्डिनेट। सर घटिया क्वेश्चन, आधे आंसर आ भी चुके हैं, फिर भी पोल दे दिया। चलो लो बताओ। सर क्या होगा? सर अकाउंटेबिलिटी, आधे आंसर तो ऐसे ही आ रहे हैं, है ना। सर अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। ठीक है, जवाबदेही का मतलब होता है कि जो काम आपको मिला है उसके लिए आप जवाब दोगे कि क्यों यह काम नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटाओ इसको, केस स्टडी है। ठीक है, तुम लोग केस स्टडी, अरे भाई काम कर ले यार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, निम्नलिखित में से कौन सा भारापन का महत्व नहीं है। ठीक है, भारापन का महत्व नहीं है, बताओ। डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का साधन। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन, प्रशासनिक भारियां, मतलब टॉप लेवल के कार्य में कमी होती है। डिक्रीज इन मॉडरेट रोल ऑफ सबॉर्डिनेट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। यानी कि क्या बोल रहा, नॉट एन इंपॉर्टेंस, कोई महत्व नहीं है। बताओ, इसमें से इंपॉर्टेंस नहीं है। सर डेलीगेशन के वजह से मोराल मतलब क्या होता है? ठीक है, सर मोराल का मतलब होता है उसका आत्मविश्वास, है ना, मनोबल। तो सर मोराल, अधीनस्थों के मनोबल में कमी थोड़ी ना होगी, तो ये तो सर गलत स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है नारायण, बहुत अच्छे। आगे, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट, यानी कि असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ, अधिकार सौंपना, अधिकार सौंपना किसकी प्राथमिक कला है। मतलब आपको अथॉरिटी कौन देता है? डायरेक्टिंग, मतलब ये तो फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। आपको अथॉरिटी किस में दी जाती है? निर्देशन, डायरेक्टिंग में, प्लानिंग, नियोजन में, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन में, या कोऑर्डिनेशन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ अथॉरिटी किस में दी जाती है? नेक्स्ट, सर ऑर्गेनाइजिंग, इसमें क्या ही सोचोगे यार। ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग में, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या रहा, विच ऑफ द, अब बताओ इसमें से कौन सा है जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। संगठन की प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? संगठन की प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है, जल्दी बताओ। संगठन की प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? 4 स्टेप होते हैं, 4 कदम होते हैं, 4 चरण, उसमें से सबसे पहला क्या आता है? इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या होता है, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं ना, कार्य क्या पहचान करते हैं, भाई काम क्या है उसको बांटते हैं ग्रुप में, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बनाते हैं, काम देते हैं और स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में ही दे दो, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण संगठन में थोड़ी ना हो जाता है। आओ आगे बोल रहा है अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना। इसमें से निम्न में से कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है। अब ये आपका किताब पागल है, आपको पढ़ाया है 2 लेकिन पूछा है क्वेश्चन उसने ऐसे, ठीक है। तो बताइए एक बार, देखते हैं, गलती होगा तो देख लेंगे, ठीक है। आपको पढ़ाया है कितना, आपको पढ़ाया है केवल 2, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल और डिविजनल। सर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है ना। लोचपूर्ण संगठन होता है क्या, फ्लेक्सिबल कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? पता था गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, इसमें तो को चलता है। आगे अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। पढ़ो मतलब ध्यान देना है, समझो इसको, ठीक है। ऊपर में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैंने इसीलिए फ्लो चार्ट बना के समझाया था, ठीक है। ऊपर में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फुटवियर है और स्किन केयर है। इतने सारे काम उसके चलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली बना है गारमेंट के नीचे अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, अलग अलग विभाग हैं, परचेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स। तो उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए संगठन ढांचे प्रकार की पहचान करें। बताओ कौन सा संगठन ढांचा है, यानी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन द अबव डायग्राम। संभल के बताना बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। डायग्राम से बताया था, पूरा चार्ट से बताया था आपको मैंने, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा ऊपर में अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ऊपर कॉस्मेटिक के, गारमेंट्स के, फुटवियर के, स्किन केयर, यानी कि प्रोडक्ट अलग अलग हैं और उसी प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है सर? अभी थोड़ा तुम लोगों का जवाब देके कुछ अच्छा लग रहा है ना, कि तुमने कुछ बढ़िया जवाब दिया, मतलब ठीक है, इस बार अच्छा जवाब दिया है, ठीक। तो सर क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है और अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग होंगे, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। तो सर ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, ये विभागीय ढांचा है, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनता है, फंक्शन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनता है। विभागीय ढांचा उत्पाद के आधार पर बनता है, कार्यात्मक कार्य के आधार पर बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें 65% तुम लोगों ने लाके मेरे पे एहसान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिस्पर्सल का मतलब होता है बांट देना, है ना। डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट के हिसाब से डिवीजन डिवाइड कर दो, ओपनिंग न्यू सेंटर और ब्रांच। जल्दी बताइए क्या होगा इसमें।
सर इसमें हो जाएगा रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना, मतलब निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षित अपने ही पास रखता है, किसी को देता ही नहीं है पावर ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताओ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या आता है, ये तो हो रखा है ना ये क्वेश्चन। सर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में तो ये सारे आते हैं, 4 स्टेप हैं लेकिन यहाँ पे 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं, संगठन प्रक्रिया में ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हटाओ इसको, फालतू क्वेश्चन डाल दिया है। चलो ये ना, ये एक बार दिमाग कमेंट में आंसर दो। चलो इसमें से क्या है जो संगठन का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या है बताइए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन। हटाई दो यार इसको, फालतू क्वेश्चन है, आधा अधूरा क्वेश्चन डालते हैं ये लोग बिहार। अरे भाई काम कर। हाँ ये क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से बताना है यहाँ पे। कह रहा मेयरली अलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, यानी कि सिर्फ काम दे देना काफी नहीं है। आंसर आपका सही है पिछले वाले का। केवल कार्य का, क्या बोल रहा है, केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं होता, सिर्फ काम बांट देना काफी नहीं होता। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल। तो सभी को, प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं और वह किसके प्रति जवाबदेह होगा, मतलब उसको किससे ऑर्डर लेने और वो किसको जवाब देगा। ठीक है, तो ये अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये स्टेटमेंट जो है किसी एक स्टेप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? उपयुक्त कथन संगठन प्रक्रिया के एक चरण से संबंधित है, निम्नलिखित में चरण को पहचानिए। तो ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। बोल रहा है सिर्फ काम बांट देना काफी नहीं, इंप्लॉइज को यह भी पता होना चाहिए कि भाई उसको ऑर्डर वगैरह किससे लेने हैं, किसको जवाब देगा, ये सारी पब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग। डन। तो सर स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना, बेसिकली बोले तो रिपोर्टिंग संबंध ही स्थापित करना। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप उसको पता होना चाहिए कि वो किससे ऑर्डर लेगा, किसको जवाब देगा, ये सारी चीजें जो है उसको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल। ठीक है, अब ये तुम होमवर्क में करना, एक क्वेश्चन बस होमवर्क में दिया, इतना तो दिमाग लगा ही सकता है। छोड़ दो यार, हटा दो, रहने दो तुम होमवर्क। चलो हो गया भैया आपका एमसीक्यू खत्म। ठीक है, अब एक बार डाउट्स वगैरह देख लेते हैं, डाउट होगा तो ठीक। ठीक है, स्नेहा राज थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि यहाँ पे आइए। ठीक है, सिर्फ हर बार ऊट पटांग डाउट पूछने से नहीं होता है, थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप लीडर बोर्ड में आ जाइए। ठीक है,